आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एरर के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा एरर दो टाइप की होती हैं। अगर नहीं पता तो अभी आप सुन लीजिए। एरर आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपका सिंटैक्स एरर और दूसरा आपका रन टाइम एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने के लिए हमें रन टाइम एरर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रन टाइम एरर क्या होती है हम इसको देखेंगे। सिंटैक्स एरर आप सब लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। सिंटैक्स एरर वो एरर होती हैं जो कि आपके इनवैलिड सिंटैक्स की वजह से जनरेट होती हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का सिंटैक्स होता है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगी। लेकिन सिंटैक्स एरर के बारे में मैं जानने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने के लिए आपको रन टाइम एरर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं रन टाइम एरर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। इसमें आपका सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 0 को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो मैं आपको पहले इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चल रहा है बहुत देर में आउटपुट दे रहा है, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। देखो सबसे पहले अब इंटरप्रेटर ने क्या किया, 6 वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर उसके बाद उसने इस 7th वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। जब वो 8th वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो भैया वो पता है क्या कहेगा, वो ये कहेगा 10 डिवाइडेड बाई 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इसलिए उसने हमको एक एरर दी जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर, और उसका स्टेटमेंट क्या है, डिवीजन बाई 0। ठीक है, तो एरर का नाम क्या है, जीरो डिवीजन एरर, और ये स्टेटमेंट है उसका डिवीजन बाई 0। सो दिस इज द रन टाइम एरर। ये आपका क्या है, रन टाइम एरर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। रन टाइम एरर हम उन एरर को बोलते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला 10 डिवाइडेड बाई 0 जब आप करोगे तो आपको एक रन टाइम एरर मिलेगी, और उस रन टाइम एरर का नाम है जीरो डिवीजन एरर। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रन टाइम एरर की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम हुई। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आपका 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपका जीरो डिवीजन एरर आपको देखने को मिल गया। इसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि इसके नीचे वाली जो लाइन है, 8th लाइन से जो नीचे वाली जो लाइन है, दैट इज लाइन नंबर 9th, ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि हमें रन टाइम एरर की वजह से देखने को मिली। अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा फिर इस चीज में। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, पहले मैं एक आपको बात करता हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग में दो वर्ड हैं, एक आपका एक्सेप्शन और दूसरा आपका हैंडलिंग। तो पहले मैं आपको एक्सेप्शन के बारे में बता देता हूँ। रन टाइम एरर को ही हम एक्सेप्शन बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी रन टाइम एरर होते हैं, जीरो डिवीजन एरर है, वैल्यू एरर है, बहुत सारे एरर होते हैं, वो सब आपके क्या कहलाए जाते हैं, वो सब आपके रन टाइम एरर कहलाए जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 0, ये हमको एक एरर मिलेगी और इस एरर को करेक्ट करना रहता है हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर को, या फिर मैं बोलूँ एक्सेप्शन को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रन टाइम एरर को ही हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो एक्सेप्शन को करेक्ट करने को लेकर नहीं होती है। ये बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच के चलते हैं जब वो टॉपिक को नहीं पढ़ते, या बाद में पढ़ भी लेते हैं तो भी वो यही सोचते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है जो रन टाइम पर एक्सेप्शन आने वाला है उसको ठीक करना, उसको करेक्ट करना। बट ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना एक बात मेरी। जब यहाँ पे रन टाइम एरर आया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये नीचे वाली लाइन 9th लाइन जो हमारी वो नहीं चल पाई। इसी चीज को क्या करती है, वो ठीक करती है। कौन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो क्या कहती है, अगर आपका लाइन नंबर 8 पे एरर आ गया तो मैं आपको एरर तो दिखा दूंगा, साथ में मैं आपके प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने दूंगा। यहाँ पे हो क्या रहा था, अभी मैंने यहाँ पे रन टाइम एरर को मींस एक्सेप्शन को मैंने हैंडल नहीं किया है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा था। आपने देखा था ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गई थी, इसकी वजह से एरर आई और इसकी वजह से हमारा लाइन नंबर 9 प्रिंट नहीं हो पाया। इसी चीज को हम क्या करते हैं, हैंडल करेंगे। इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हम बात करते हैं हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ध्यान से समझना अब एक बात, हम ये देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें क्यों एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ी है, वो हम इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे एरर आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी चीज को हम कंप्लीटली डील करेंगे इसमें। ठीक है, हमें बस यही डील करना है, हमें अपने प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधे यहाँ पे, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, पहले ट्राई ब्लॉक के बारे में, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में। ठीक है, देखो ट्राई ब्लॉक क्या होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना वो कोड रखेंगे जो एक्सेप्शन दे सकता है। ठीक है, जो एक्सेप्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको भी हटा के यहाँ पे 10/0 करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10/0। ध्यान से समझना, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर एक प्रोग्रामर अपना रिस्की कोड रखता है। रिस्की कोड बोले तो वो कोड जो रन टाइम पर एक्सेप्शन दे सकता है। हमें नहीं पता कि रन टाइम पर कौन सा एक्सेप्शन आएगा, बट एक्सेप्शन आ सकता है, हमें बस इतना पता है। तो बस आपको इतना ही सके ना, आप उसको क्या कर दो, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दो। ऐसा करने से क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ और क्या आउटपुट आता है वो मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लोली रन हो रहा है। ओके, देखो ये इसका आउटपुट है। इस आउटपुट को समझते हैं कैसे कैसे आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले प्रिंट 1, तो यहाँ पे हमें 1 देखने को मिल गया। उसके बाद प्रिंट 2, फिर उसके बाद हमें 2 मिल गया। अब जैसे ही हमें थोड़ा सा शक था, हमें शक क्या था कि 10/0 जो है वो रन टाइम पर एक्सेप्शन देगा। हमें शक नहीं था, हमें पूरा का पूरा यकीन था कि यहाँ पे जो है एरर आएगा। शक हो या यकीन हो, आप क्या कर दो, ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रख दो। ठीक है, जैसे ही इंटरप्रेटर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो समझ जाएगा कि यहाँ तो एरर है। अब वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा क्या इस वाले ट्राई ब्लॉक के लिए कोई एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने लिखा हुआ है कि नहीं। मैंने मतलब कि प्रोग्रामर ने क्या कोई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है। अगर लिखा है तो सीधा कंट्रोल यहाँ से सीधा उठ के कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हे देयर इज एन एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने 3 को भी प्रिंट किया, बस हो गया है हैंडल एक्सेप्शन। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। बस इतना ही आपको करना है इसमें। ठीक है, यही तो हमारी प्रॉब्लम थी। हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रिंट हो रहा था, ये प्रिंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन की वजह से हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा 3 नहीं प्रिंट हो पा रहा था। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, और कुछ नहीं है। बस आपको अपना प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाना है, यही एक्सेप्शन हैंडलिंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, एक चीज जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एक नया टॉपिक जो है यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है, बस थोड़ा सा एक चीज और है। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड रखा है आपने, वो आपने एक संदेह के बेस पे रखा है, एक शक के बेसिस पे रखा है कि भाई ये एरर जनरेट कर सकता है। अब ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसने एरर जनरेट करी तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। लेकिन अगर मान लो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसमें कोई एरर आई नहीं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कह देता हूँ नो एक्सेप्शन अकर, ठीक है, या फिर सिर्फ नो एक्सेप्शन। अब क्या होगा, अब एक बार आउटपुट देख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट हो गया। जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर ये कोड देखेगा, भाई ये तो रिस्की कोड है। अब जरूरी थोड़ी ना कि रिस्की कोड हमेशा एक्सेप्शन ही जनरेट करे। उसने यहाँ पे क्या किया, नो एक्सेप्शन जो प्रिंट कर दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड जो है वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो रिस्की कोड है उसने हमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से एक्सेप्ट ब्लॉक अब चलेगा नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल 3 पर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था,
एक्सेप्ट ब्लॉक केवल तभी चलता है जब ट्राई ब्लॉक का जो रिस्की कोड है वो एरर जनरेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक हम क्यों बना रहे हैं? एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया जाता है जो ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर जनरेट होने वाली है उसको हैंडल करने के लिए। जब कोई एरर है ही नहीं तो एक्सेप्ट ब्लॉक भाई क्यों चलेगा? कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये थोड़ा सा और अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। सारे के सारे केसेस में यहाँ पे डिस्कस करने की और कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज अभी लाइक वाले बटन को दबा देना भाई। ओके, अब हम यहाँ पे एक हेडिंग है कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन, देखो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो ये भी पता लगा ले कि रन टाइम पर कौन सी एरर आने वाली है। कौन सी एरर आने वाली है इसका मतलब क्या है? उसको एरर का नाम पता होना चाहिए। जैसे हमें एक ही एरर का नाम पता है उसका नाम क्या है? जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर, हम सब लोगों को इस वाली एरर का नाम पता है, ठीक है। बहुत सारी एरर होती हैं लेकिन हमें सबका नाम नहीं पता। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की यही आदत होती है कि उसको एरर्स के नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन का क्या मतलब है। मैं एक बार इस वाले कोड को दोबारा से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस वाले कोड में कमी क्या थी? इस वाले कोड के अंदर कमी क्या थी, मैं आपको इस कोड की कमी गिनवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट वाले कोड को डिस्कस करेंगे। देखो, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये रिस्की कोड है। इसको हमने शक के बेसिस पे इसके अंदर डाला है। ओके ओके, अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ जाए, किसी भी तरह का एक्सेप्शन आए, एक्सेप्ट ब्लॉक में केवल एक ही मैसेज आएगा, हे देयर इज एन एक्सेप्शन। भाई एक्सेप्शन तो कई तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने देखो एक्सेप्ट ब्लॉक के जस्ट आगे यहाँ पे हमें एक्सेप्शन का नाम देना होता है। कुछ सिंटेक्स यही रहता है, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन का नेम भी देना होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के जस्ट यहाँ पे आगे हमें एक्सेप्शन का नेम भी देना होता है। लेकिन हम तो अच्छे प्रोग्रामर हैं नहीं, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता कि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो सबसे आसान तरीका है आप इस एक्सेप्शन का नाम ही ना दो। समझ रहे हो इस चीज को? अगर एक्सेप्शन के बारे में आपको नहीं पता कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है तो आप क्या करोगे, सिंपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखोगे, इसके आगे एक्सेप्शन का नाम नहीं दोगे। तो होगा क्या इससे भाई, कोई भी एरर आए, कोई भी एक्सेप्शन आए, आप एक ही मैसेज प्रिंट करोगे, हे देयर इज एन एक्सेप्शन। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इसी कोड को हमने इंप्रूव किया और हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये लास्ट है, इसको समझने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ट्राई और एक्सेप्ट पूरा ढंग से। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा। अब मेरे को सेकेंड 3 लाइन पे यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। अब एरर क्या क्या आ सकती है, क्या क्या एक्सेप्शन आ सकते हैं, वो हमें समझना है। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो तो आप सब लोगों को पता है कि कौन सा आ सकता है, एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो डिवीजन एरर, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ध्यान से समझना एक चीज, सबसे पहले ये 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, एंड देन उसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर जो आपका इंटरप्रेटर है वो जाएगा और आपसे सबसे पहले बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद बोलेगा एंटर सेकंड नंबर। मान लेते हैं आपने यहाँ पे बी की वैल्यू 0 डाल दी, तो ऑब्वियस ही बात है a डिवाइडेड बाई 0, तो आपको क्या मिलेगा, 0 डिवीजन एरर मिलेगा। और 0 डिवीजन एरर को मैंने यहाँ पे इस वाले एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल किया है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि केवल 0 डिवीजन एरर ही मिले, ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा एरर भी मिल जाए। दूसरा एरर कहने का क्या मतलब है मेरा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ए के अंदर इंटीजर की वैल्यू ना डाल के स्ट्रिंग डाल दी, तो वो कौन सा एरर होता है, उसका नाम होता है वैल्यू एरर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छे प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश करी कि ये जो 3 लाइन है ये कौन कौन सा एरर जनरेट कर सकती हैं। तो ये मेरे को अभी लगा 2 एरर जनरेट हो सकते हैं, एक आपका 0 डिवीजन एरर और एक आपका वैल्यू एरर। दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे हैंडल किया है। इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू मैंने 0 डिवीजन एरर को हैंडल किया है और इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू मैंने वैल्यू एरर को हैंडल किया है। लास्ट वाले प्रोग्राम में कोई सा भी एरर आ जाए, कोई सा भी एक्सेप्शन आ जाए, केवल एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक था, जो कि यहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही मैसेज होगा चाहे कोई भी एक्सेप्शन आए। यहाँ पे क्या है, हर एक एक्सेप्शन के करस्पॉन्डिंग मैंने अलग अलग मैसेज दिया है, तो इसको बोलते हैं कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। अब इसको मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 डाला,
उसके बाद 20 डाला मैंने यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी एरर नहीं आया। देखो सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, इसने ए की वैल्यू पूछी मुझसे, बी की वैल्यू पूछी, और यहाँ पे डिवीजन इसने परफॉर्म कर दिया, कोई सा भी एरर जो है नहीं आया। तो जब कोई सा एरर नहीं आया तो भाई एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों चलेगा? क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक तो केवल तभी चलता है जब हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है, और एक्सेप्शन कोई आया ही नहीं तो सीधा 3 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एरर लाके। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 10, और मैंने बी की वैल्यू डाल दी 0। तो अब क्या होगा, 0 डिवीजन एरर वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। वैल्यू एरर वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो एरर आई है वो इसके करस्पॉन्डिंग एरर है, तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं आपको एक बार वैल्यू एरर वाला दिखा देता हूँ। वैल्यू एरर वाला कब आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये मैंने हाईलाइट करके दोबारा से रन करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू 1 डाल दिया। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, 1। तो ऑब्वियस सी बात है आपको वैल्यू एरर देखने को मिलेगा, और वैल्यू एरर को मैंने यहाँ पे 35 लाइन पे मैंने हैंडल किया है। तो मेरे को क्या मैसेज मिलेगा, प्लीज प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, प्लीज प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, उसके बाद सीधा 3 प्रिंट हो जाएगा। देखो ये था हमारा कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप जितने भी पॉसिबल एक्सेप्शन अगर हो सकते हैं उन सबको सेपरेटली हैंडल करो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल, यहाँ पे मैंने सारे के सारे एक्सेप्शन को केवल एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक के हेल्प से हैंडल किया था। यहाँ पे मैंने सबको इंडिविजुअली हैंडल किया है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।